से पूछा है, वो कह रहे हैं कि भाई देखो, फॉर द कंपाउंड एक्स द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स इज। तो अपन क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर काउंट करेंगे पहले। अब देखना कितने स्टीरियो सेंटर कैसे। मैं थोड़ा सा उस कंपाउंड को बनाऊंगा, क्योंकि उस कंपाउंड को बनाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि अच्छा व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है ना? तो मैं कंपाउंड को बना रहा हूं। वो जो कंपाउंड है उसको अपन ने बनाया और लिखा कि भाई ऐसे कंपाउंड है अपने पास। एक तो अपने पास ये 5 मेंबर रिंग है, और इस 5 मेंबर रिंग में आपने ऐसे बना रखा है, और इस 5 मेंबर रिंग में एक आपने ऐसे बना रखा है, लेकिन इसको आपने ऐसे बना रखा है, और फिर इसमें डबल बॉन्ड बना रखा है। देन विल से दैट इधर ना आपने ऐसे बना रखा है, और उसके बाद फिर ये बाकी बनाते रहेंगे, अपन को उसकी जरूरत नहीं। इसमें आपने डबल बॉन्ड बनाया, देन इधर OH बनाया, और दैट OH इज इन लाइक दिस, और इधर भी नंबर ऑफ कार्बन एटम बस उतना ही है जितना इसमें। चलो उतना बना लेते हैं, बड़ा अच्छा बनाते हैं। ये तो पक्का है कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है। क्यों? ये वेज डस्ट में आ गया। अच्छा, ठीक है। तो इधर वाला एक हाइड्रोजन एटम ऐसे होगा, और इधर वाला एक हाइड्रोजन एटम ऐसे होगा, इसलिए मैंने कहा कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई कैसे अपन बताएंगे कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे। तो अपन कहेंगे इसको कायरल सेंटर अज्यूम करूं क्या? तो अपन कहेंगे कर लो, इसको कायरल सेंटर वो भी कर लो, तो इसको कायरल सेंटर वो भी कर सकते हैं, ये स्टीरियो सेंटर कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आएगा कि इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट जो अटैच्ड है वो सेम है, इसलिए मैं इसको स्टीरियो सेंटर अज्यूम नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं क्या अज्यूम करूंगा, CH डबल बॉन्ड CH और C OH, और उसके बाद फिर ये ग्रुप, इधर भी CH डबल बॉन्ड CH और फिर C उससे OH और उसके बाद ये, तो इसको कायरल सेंटर अज्यूम नहीं कर सकता। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो स्टीरियो सेंटर काउंट कर लो ना। करो, अपन कहेंगे बिल्कुल करो। तो इसमें क्या करेंगे, अपन लिखेंगे भाई कि इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स अपन काउंट करता है। तो नंबर्स ऑफ आइसोमर्स काउंट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि इसमें और क्या क्या पूछे अपन से, मतलब टोटल सिर्फ स्टीरियो आइसोमर पूछे हैं? हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स पूछे हैं अपन से, हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स। तो अपन कहेंगे ठीक है, मॉलिक्यूल में अपन को सिमेट्री दिख रही है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कितने कर रहे हैं अपन? तो अपन कहेंगे भाई 2 to the power of n-1 माइनस 2 to the power of n/2 -1/2। तो 1 2, अगर मैं सिजर ट्रांस बनाऊं तो 3 और 4, 1 2 3 और 4, और सीजर ट्रांस बनाऊंगा तो ज्यादा नहीं। तो इधर से ऑप्टिकल एक्टिविटी अपन को सोचना ही नहीं है भाई, इधर से अपन को ऑप्टिकल एक्टिविटी सोचना ही नहीं। व्हाई इट इज सो? दे आर स्टीरियो सेंटर, है ना? तो अपन क्या करेंगे, अपने पास सारे हैं ऑड नंबर ना, ऑड नंबर का मतलब ये ऐसे हो जाएगा, है ना? ऑड नंबर का मतलब ऐसा हो जाएगा। तो अपने पास आया 1 2, ये तो सेम हो गए, 3 और 4, 4 हो गया, तो अपन कहेंगे ठीक है, ठीक है। अब अपन 1 मिनट है, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया उन्होंने। उन्होंने क्या किया अपन को, ये दोनों अपन को वेज में, तो मैं कहूंगा 1 2 3 4,
4 के बाद 4, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें भी कायरल सेंटर है तो 5, 6 और कोई मतलब एक बार देख लेता हूँ ये और तरीके से लिखा क्या उन्होंने, 5, 6 और 5, 6, अच्छा ये अपन को नहीं दिया, ये अपन को नहीं दिया है, तो 5 और 6 हो गया अपने पास, और 5 और 6 हो गया तो 6 हो गया डबल बॉन्ड की पोजीशन, दोनों ट्रांस 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 के अलावा और कोई मिस नहीं होना चाहिए बस से बस, 5, 6, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 1, 2, 3 कायरल सेंटर, 4, 5, 6। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि इन दोनों के रिस्पेक्ट में और इन दोनों के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये इन दोनों के रिस्पेक्ट में और इन दोनों के रिस्पेक्ट में, राइट ना, तो ये क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, नहीं होगा, और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, नहीं होगा, तो अपने पास आ गया दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ये दोनों ट्रांस हैं तो इनको तो स्टीरियो सेंटर है, ये तो फिक्स है, 6 और मेरे ख्याल से एक अपन अज्यूम कर सकते हैं, वेट करना, आप क्या अज्यूम कर सकते हैं, दिस इज लाइक दिस, इधर हाइड्रोजन नहीं दे रखा है, तो इधर का हाइड्रोजन अगर मैं ऐसे लिखता हूँ और इधर का हाइड्रोजन इधर ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, तो फिर इसमें अपन को हाइड्रोजन के बेसिस पे क्या लिख सकते हैं, 5 और 6, तो ये तो हो गए कायरल सेंटर। अब इधर वाला हाइड्रोजन एटम मैं इस वाले पार्ट को देख लेता हूँ, डबल बॉन्ड वाला पार्ट ना, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड बनाने का तरीका अलग है, इसको नीचे की तरफ बनाया, इसको ऊपर की तरफ बनाया, तो इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, हाइड्रोजन अपन ने लिखे तो है, कहीं कोई मिस नहीं कर रहे अपन, अब बस बॉन्ड के पोजीशन मुझे एक साथ मिल जाए सारे के सारे, ओके, वाला ट्रांस है, ये वाला भी ट्रांस है, और ये वाला 1 हो गया, ये वाला 2, 6 आइसोमर्स तो आ रहे हैं, मैं बस एक बार चेक कर रहा हूँ कि कहीं कोई मिस नहीं होना चाहिए, जो मैंने लिखे हुए हैं वो 6 आइसोमर्स है, ठीक है ना, जो लिखे हुए हैं वही अपने से 6 आइसोमर्स हैं, और ऑप्टिकली एक्टिव बताना है, तो ऑप्टिकली एक्टिव यही 6 कंपाउंड आ रहे हैं, फॉर द गिवन कंपाउंड एक्स द टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर इज 6, और कोई मिस तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि 100% श्योरिटी के साथ मैं उसको, अच्छा इसमें मैंने इसका ना ऐसे 1 काउंट करके 2 इसलिए नहीं काउंट कर रहा क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये ऐसे गिवन होता ना तब अपन उसमें बोलते कि मतलब उसको सिजो ट्रांस बना दें, ऐसे अपन नहीं कर सकते ऐसे, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर कोई पॉइंट वेज डैश में गिवन है तो उसको फिक्स मान लेना, और फिक्स मान के ही उसको कॉन्फ़िगरेशन करना, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर मेरे पास ऐसे गिवन होगा ना और मुझसे कहा जाएगा कि इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स बताओ कितने होंगे, तो मैं कहूंगा इसमें तो सिस और ट्रांस हो सकता है लेकिन इसमें सिस ट्रांस नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ फिक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो अपन कहेंगे भाई ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, मतलब ऐसे आर, तो ये आर है और उसमें सिस और ट्रांस बना लो बस, एक बार आर के साथ सिस, एक बार आर के साथ ट्रांस, मतलब 2 ही बने,
तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूं तो तब भी क्या दो बनेंगे? तो अपन कहेंगे ठीक है, अब इसमें ज्यादा बना दूंगा, इसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, लेकिन इसका इसमें ऐसे लिखूंगा तो फिर फिक्स हो जाएगा। तो मुझे इसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, लेकिन इसका आर एस नहीं लिख सकता, इसका फिक्स रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने वो बना के दिया ना फिक्सचर प्रोजेक्शन में। तो इधर क्या है ना, वेजडल्स में फिक्स है, मतलब जो आपने बाहर की तरफ लिखा है बाहर की तरफ ही रहेगा, अंदर की तरफ नहीं जाएगा। मतलब जब भी वेजडल्स गिवन हो तो आप वेजडल्स में जो फिक्स पोजीशंस हैं उन फिक्स पोजीशन को रख के ही आप उसको सॉल्व करना। तो व्हाट आई एम थिंकिंग कि भाई इसमें ना जैसे अपन को ये गिवन है, इधर ना उन्होंने डैश दे रखा है कि आपको डैश में ही रखना है, इधर भी डैश दे रखा है, उसको डैश में ही रखना है। तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि भाई अपन को कायरल सेंटर द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, तो एक बार इस पे कॉन्फ़िगरेशन आरएस कैलकुलेट कर लूंगा, एक बार इस पे कॉन्फ़िगरेशन आरएस कैलकुलेट कर लूंगा। तो इसका जो भी कॉन्फ़िगर, जैसे इसको मान लो फिक्स किया अपन ने, तो हाइड्रोजन ऐसे आ जाएगा ना इधर, तो अपन क्या करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ऐसे ऐसे मतलब ये फिक्स। इस वाले में अपन हाइड्रोजन को ऐसे रखेंगे, तो अपन कहेंगे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, आर था, ये भी एस है ना। तो अपन क्या करेंगे, इधर जैसे लिखेंगे तो इधर अपन कहेंगे भाई ये कार्बन है और उससे फिर डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे कार्बन है लेकिन ओ एच है, इससे कार्बन है लेकिन ओ एच है। तो इसमें ना अपन एक एक काउंट कर रहे हैं, ये एज्यूम करके कि भाई ये भी इससे हो जाएगा, इसमें भी मतलब एक कायरल सेंटर आ जाएगा, और इसमें लेकिन इधर क्या होगा, CH2 से हटा जाए, ये भी CH2 से हटा जाए। तो इसमें अपन कहेंगे कि भाई ये मतलब अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है। तो इस वाले कंपाउंड में इधर वाले पार्ट में अगर एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ है, तो इसमें ना प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाएगी, ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाएगी। तो मैं इन दोनों को अज्यूम करके दो काउंट कर रहा हूँ डीएल जैसे, तो डीएल जैसे काउंट कर लिया मैंने, क्योंकि कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो ही नहीं सकती ऐसे, कंपाउंड फिक्स है, ये ऐसे बना हुआ है। तो एक ये और एक इसका मिरर इमेज, तो वो डीएल जैसे बन गया दो। अब अगर डीएल जैसे बन गया तो आपने काउंट कर तो लिया, ये 5 और 6 दो काउंट कर लिया। तो मेरा आंसर है, अब इसमें कुछ कुछ लिखा भी था, this type of bond indicates that the configuration of the specific carbon atom, the geometry of the double bond are fixed, लिखा भी है। This type of double bond indicates that the configuration is not that the configuration at the specific carbon atom and the geometry of the double bond is not fixed। हाँ, इसमें मैं दो काउंट कर लूंगा और इसमें भी मैं दो काउंट कर लूंगा, मतलब यहां पर 1+1 है और यहां पर भी 1+1 है, ठीक है, यहां पर भी 1+1 है। तो ठीक है, अपन कहेंगे भाई देखो, अब अपन ऐसे कर लेते हैं, अब तो मतलब बड़ा इजी हो गया, मतलब वो थोड़ा सा मैंने वो देखा नहीं, पहले इसको ऑब्जर्व कर रहा था कंपाउंड को, ये आ गया अपने पास, यहां से दो आ गए। अब मैं टोटल लिख रहा हूं नंबर्स, अब ये 1 2 3 4 नहीं लिख रहा हूं, अब मैं टोटल नंबर्स लिख रहा हूं कि भाई कितना आ गया। यहां से दो आ गए, यहां से दो आ गए, इसको आगे पीछे कर सकता हूं मैं, इसको नहीं कर सकता, ये फिक्स है। तो यहां से एक आएगा, यहां से एक आएगा और यहां से एक आएगा, तो मेरे पास आ गए कितने, 4+3। और अपन कहेंगे ये वाले पार्ट को क्या करें, तो अपन ये वाले पार्ट को फिक्स कर लेना, ये वाला तो पार्ट तो फिक्स है ही ऑलरेडी। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे अगर आप इस वाले पार्ट को फिक्स करोगे ना तो फिर मैं ऐसे करूंगा, देखना भाई ये तो फिक्स है, ये वाला फिक्स नहीं है, तो जब इसको फिक्स नहीं है तो एक बार सिस बनेगा, और जब आप इसको ऐसे बनाओगे ना, ऐसे जब आप इसको ऐसे बनाओगे तो दिस विल बी सिस इन दिस केस, तो मीजो बना दूंगा। और जब इसको ऐसे बनाया तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये वाले साइड से। तो अपन ने दो काउंट किए ना ऑप्टिकली, तो दो ऑप्टिकली एक्टिव यहां से, क्योंकि जब ये ऐसे होगा ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बन रही, ऐसे कर, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें,
इधर भी ऐसे, क्योंकि उसने बताया जो डैश वाले हैं उनको अपन चेंज कर सकते हैं, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। उसने अपन से सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव पूछे, तो ऑप्टिकली एक्टिव पूछे हैं तो अपन इसको ऐसे करेंगे, कहेंगे भाई देखो अगर इधर ऐसे है ना, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इसमें, इवन ये दोनों ऐसे बनाए तब भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, तो दो इससे काउंट करूंगा जो डीएल है, और एक इधर वाला पार्ट तो अपन को काउंट करना ही करना है, एक डी आर एस। तो इधर से दो ऑप्टिकली एक्टिव, इधर से एक, इधर से एक, इधर से दो, इधर से एक, टोटल हो गए अपने 7। मतलब इसमें उसने अपने कॉन्फ़िगरेशन में लिखा था उसने कि डैश वालों को आप चेंज कर सकते हो लेकिन वेज वालों को आपको फिक्स रखना ही पड़ेगा। मतलब ना तो ये चेंज कर सकता हूँ, ना ये, ना ये, ना ये, इनको तो अपन एक एक काउंट कर लिए, 1 2 3। इधर क्या कर रहे थे अपन, इसको चेंज कर रहे थे तो वो सीजर ट्रांस बन रहा था। तो जब आप इसको वेज में लिखोगे, इसको भी वेज में लिखोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गई, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो जब ये ट्रांस होगा तभी ऑप्टिकली एक्टिव कहेंगे। हाँ, तो इधर से डीएल कर लो। अब बताओ, ये स्टीरियो केमिस्ट्री में अब क्या बचा हुआ है अपना, स्टीरियो केमिस्ट्री में कुछ और बचा हुआ है सर सारा डीपीपी बचा है, डीपीपी बचा हुआ है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के डीपीपी डिस्कस करें क्या, बताओ भाई, या कभी और करोगे, मतलब योर चॉइस, क्योंकि संडे को टेस्ट है अपना, संडे को टेस्ट है। अब बताओ, सर एक डाउट है, बोलो। सर एच बॉन्ड डोनर्स एंड एच बॉन्ड एक्सेप्टर्स मतलब क्या? एच बॉन्ड डोनर्स तो अपन ऐसे कर लेंगे, एच बॉन्ड डोनर मतलब जो एच दे रहे हैं, और एक्सेप्टर का मतलब है जिनके पास लोन पेयर होगा। ये एच बॉन्ड डोनर हो गया और ये एच बॉन्ड एक्सेप्टर हो गया। जहां अपन एच बॉन्ड बना सकते हैं, एक्सेप्टर हो गया। डोनर मतलब जहां से अपन H प्लस निकाल सकते हैं या H निकाल सकते हैं, दैट इज एच बॉन्ड डोनर। सर तो वाटर क्या होगा? दोनों, एक्सेप्टर ज्यादा होगा क्योंकि ल्यूइस बेस है। हाँ सर। ठीक है, अब बताओ, और कोई डाउट है? रेजोल्यूशन ब्रीफ में बता सकते हो, रेजोल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपन को, मतलब लिखा तो है अपन ने रेजोल्यूशन, पढ़ लो। RS होता है मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर, इसको प्योर आइसोमर से रिएक्ट करवा दो, कोई भी R या S। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, तो इधर RR बन जाएगा और इधर SR बन जाएगा। दे आर डायस्टीरियो आइसोमर्स। डायस्टीरियो आइसोमर होंगे तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो डिपेंडिंग ऑन देयर फिजिकल स्टेट आप एक मेथड यूज करो जिससे कि ये डिफरेंट कंटेनर्स में आ जाए। तो ये RR बन जाएगा, ये SR बन जाएगा। डिफरेंट कंटेनर्स में आएंगे तो ये और ये हटा लेते हैं, कैसे, डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर अपन उसको हटा सकते हैं। वो हट गया वहां से, तो ये R और S अलग अलग कंटेनर में प्योर बन गए। तो सेपरेशन ऑफ R एंड S इन द प्योर आइसोमर्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन, अगर ये सॉलिड्स हैं तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कर लेंगे, अगर ये लिक्विड्स हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेंगे, गैसेस हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कर लेंगे, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, दे विल बी सेपरेटेड। ये रेजोल्यूशन होता है। और कोई पार्ट है इसमें तो आप बताओ कि मतलब ऐसे करना है।
फिर मैंने इसके एप्लीकेशंस आपको क्लास में बताए कि अगर ये एस की जगह ऐसे लिखा हो सकता है प्लस माइनस, ये प्लस ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है, और अगर माइनस लिखा है तो अपन कहेंगे ये भी बिल्कुल सेम हो गया, डायस्टीरिक आइसोमर बनेंगे। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि एक बार आप इसको सिर्फ प्लस के साथ रिएक्ट करो तो दो बनेंगे जैसे इधर बने, और एक बार आप इसको सिर्फ माइनस के साथ रिएक्ट करो तो दो और बनेंगे, मतलब टोटल 4 डायस्टीरिक आइसोमर्स बनेंगे। और 4 बनेंगे तो हम कहेंगे उनको सेपरेट करेंगे तो 4 फ्रैक्शंस मिल जाएंगे, सबको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम। तो दैट इज अबाउट रेजोल्यूशन जो मैंने पढ़ा हुआ। और कुछ अगर डाउट है तो यू कैन टेल मी कि मुझे इस टाइप से डाउट आता है रेजोल्यूशन में, तो मैं वो भी बता दूंगा। और बताओ एनीथिंग एल्स? सर हम लोग स्टैगर्ड बल्की ग्रुप्स के रिस्पेक्ट में लिखेंगे ना? बिल्कुल, स्टैगर्ड हमेशा बल्कि ग्रुप के रिस्पेक्ट में ही देखा जाता है। सर तो फिर वो थर्ड क्वेश्चन में लीस्ट स्टेबल स्टैगर्ड क्या होगा, मतलब समझा नहीं। ये मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड है। ये मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड है। जैसे आप एक्लिप्स्ड फॉर्म को पार्शियली इक्लिप्स्ड भी बोलते हो, ऐसे में स्टैगर्ड फॉर्म को पार्शियली स्टैगर्ड भी बोलूंगा। दिस इज पार्शियली स्टैगर्ड क्योंकि इससे इसकी कम स्टेबिलिटी होती है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज पार्शियली स्टैगर्ड फॉर्म या स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म, मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म एंड लेस स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म। लेस स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म मतलब दे आर हैविंग बॉन्ड एंगल दैट इज जिसमें डायहेड्रल एंगल गॉची फॉर्म के बराबर होगा, तो उसमें टॉर्सनल स्ट्रेन नहीं होगा। इसमें तो वन डाउन स्ट्रेन भी नहीं होगा, लेकिन लेस स्टेबल, मोर स्टेबल स्टैगर्ड, लेस स्टेबल स्टैगर्ड, उसमें थोड़ा सा वन डाउन स्ट्रेन भी होगा क्योंकि ये पास पास होगा। डायहेड्रल एंगल बल्कि ग्रुप के रिस्पेक्ट में ही देखते हैं, बिल्कुल डायहेड्रल एंगल को अपन बल्कि ग्रुप के ही रिस्पेक्ट में देखेंगे, अनलेस ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तभी अपन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, वरना बल्कि ग्रुप के रिस्पेक्ट, क्योंकि अब उसमें कोई बल्कि ग्रुप है ही नहीं इथेन में, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, फिर बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे। अभी बताओ और कोई डाउट किसी को? तो गॉची फॉर्म को अपन पार्शियली स्टैगर्ड भी बोलते हैं। गॉची फॉर्म इज कॉल्ड पार्शियली स्टैगर्ड फॉर्म। और किसी को कोई डाउट है? नहीं, तो फिर आगे डीपीपी डिस्कस करने हैं या फिर क्या करना है तुमको? डीपीपी डिस्कस करने हैं ना? या सॉलिड स्टेट डिस्कस करना है? फिलहाल डीपीपी एज वेल एज सॉलिड स्टेट दोनों ही है ना अपने पास। बताओ भाई जल्दी तो बताओ क्या करना है अपन को। सर डीपीपी सॉलिड स्टेट भी आया है और डीपीपी भी आया है, तो सॉलिड स्टेट को भी डिस्कस कर सकते हैं, डीपीपी भी डिस्कस कर सकते हैं। तो डीपीपी ओसी का डीपीपी ना, तो तुम लोग डीपीपी सॉल्व कर लिए हैं? होमवर्क तो हाँ दिया था, सर। डीपीपी सॉल्व करना चाहिए।
क्योंकि होमवर्क दिया था मैंने। तो फिर अपन डीपीपी देख लेते हैं भाई, निकालो डीपीपी, क्योंकि डीपीपी शुरू तो करना ही है स्टीरियो का। तो कितने डीपीपी हैं उसमें? 5। नहीं, डीपीपी मतलब एक्चुअली मुझे देखना पड़ेगा ना, डीपीपी मतलब कौन सा दिया था मैंने, कितने नंबर ऑफ डीपीपी। तो कौन सा सॉल्व किया, लास्ट ईयर वाला या अभी वाला? रेजो सर पे मतलब देख के किया है, जो मैंने भेजा था वो किया है? आपने जो भेजा था। जो भेजा था। ठीक है, तो मैं 1 मिनट वो डीपीपी निकाल देता हूँ। मैं वो डीपीपी निकाल के फिर मैं चेक कर लेता हूँ। मेंस वाला ना? चलो बताओ, डीपीपी नंबर 1, डीपीपी नंबर 1 में क्या क्या डाउट्स हैं? डीपीपी नंबर 1 में कोई डाउट है तो बताओ। 4, 16, 17। डीपीपी नंबर 1 में 4, 16, 17 आया मेरे पास। 4, 16, 17 ठीक है। तो पहले मैं 4 की बात कर लेता हूँ। ये कंपाउंड अपन को गिवन है और लिखा है इसमें कि मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन एटम बताओ कौन सा होगा। विच एटम इज मोस्ट बेसिक? तो अपन क्या करेंगे, 1 वाले में लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, 2 वाले में लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, और 3 वाले में लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, वो भी ऑक्सीजन पे जा रहा है लोन पेयर, मतलब सबसे ज्यादा बेसिक 2 होगा, इट इज sp3। जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा वो तो sp2 हो जाएगा, और sp3 इज मोर बेसिक देन sp2, ठीक है ना? तो 4th वाला हो गया अपना, देन इट इज 16। भाई सबको डीपीपी सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 में, ठीक है, वी आर गिवन दैट स्टेबिलिटी अमंग द फॉलोइंग टॉटोमर्स। आप स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड चेक कर लो ना, टॉटोमर तो सभी में बनेगा। तो अपन क्या करेंगे, इधर अपने पास ऐसे गिवन है और इधर CH3 है, और मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही कार्बोनाइल ग्रुप है तो फिर उस केस में C डबल बॉन्ड का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, ये ज्यादा स्टेबल है इससे, और इस केस में उसने ऐसे बनाया हुआ है, इधर OH है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर CH3 है। तो मैं कहूंगा इन दोनों में स्टेबिलिटी अगर चेक करना है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक कर लूंगा, और अगर इन दोनों में कंपेयर करना है तो मैं क्या करूंगा, C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि C डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वालों से। जब एक ही कार्बोनाइल ग्रुप होगा तो अपन ने क्या किया है कि कार्बोनाइल ग्रुप वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इनसे डबल बॉन्ड वाला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वालों से, ठीक है। सो आंसर इज दिस, देन इट विल बी दिस, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, फिर उसके बाद ये, तो इट विल बी 2, 3, 1। 17th वाला, 17th वाले में गिवन है which of the following is tautomer is more stable? उसमें क्या है, सेकंड वाला इज एरोमेटिक। भाई कंपाउंड को ऑब्जर्व करके तुरंत ये तो चेक कर ही लो कि ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा, जिसमें एरोमेटिसिटी होगा। फिनॉल में इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटोफॉर्म, क्योंकि उसमें एरोमेटिसिटी, दैट इज A1। अभी A1 में कोई डाउट है और तो पूछो, अदरवाइज A2। A2 में कोई डाउट है? अच्छा, A1 का 12th वाला भी है। ये सोते सोते मुझे लगता है अभी देख रहा होगा कि चलो 12th वाला भी मैं पूछ लेता हूँ। 12th वाले में क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग। Orthomethyl benzoic acid is more acidic than metamethyl benzoic acid. That is correct because of the ortho effect. Orthomethyl benzoic acid is more acidic. This is orthomethyl. इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट होगा, इट्स करेक्ट। इसके मेटा और पैरा से ये ज्यादा एसिडिक होता है।
क्लोरो एसिडिक एसिड हैज हायर के ए वैल्यू फॉर दिस, दैट इज करेक्ट। तो क्लोरो एसिडिक एसिड में क्या होगा, माइनस का इफेक्ट होगा, तो के ए वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इसकी कंपेयर। उसके बाद कर रहा है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल हैज लोअर पीके वैल्यू देन पैरा नाइट्रोफेनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल जो होता है वो ऐसे होता है और पैरा नाइट्रोफेनॉल ऐसे होता है। अपन ने कहा कि भाई ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में क्या होता है, थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, वरना माइनस एम तो इसमें भी है, माइनस एम इसमें, माइनस है इसमें भी है, माइनस है इसमें भी है। लेकिन इसकी वजह से इसमें अगर अपन को पता है फिनॉल में अगर 5 या 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बने थोड़ा सा कम हो जाता है उसका एसिडिक, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इसमें OH फ्री होगा तो ये ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है इससे, तो उसका पीके छोटा होगा इससे, तो ऑर्थो का पीके बड़ा होगा पैरा वाले से, क्योंकि ये कम एसिडिक है उससे। ठीक है भाई, तो ऑर्थो का पीके कम होगा तो नहीं, पैरा का पीके कम होगा, सो दैट इज रॉन्ग। तो बाकी अपन लिख सकते हैं Ka2 वैल्यूज ऑफ फ्यूमरिक एसिड इज मोर देन, तो फ्यूमरिक एसिड तो अपन को पता है क्या होता है भाई, फ्यूमरिक एसिड इज दिस, ये ऐसे हो जाएगा, ये फ्यूमरिक एसिड अगर सिस लिखोगे तो मैलिक एसिड हो जाएगा। अब उसने ना Ka2 वैल्यू की बात की, Ka1 के लिए तो ये ज्यादा एसिडिक है, इससे क्लास में भी डिस्कस किया अपन ने, ये इसलिए क्योंकि प्रोटॉन देने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये स्टेबल हो जाएगा। Ka1 की बात कर रहा हूं, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कोई स्टेबिलिटी नहीं होगा क्योंकि वो अपोजिट है। अब अगर इसको और इसको हटाना है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हटाना थोड़ा मुश्किल होगा, ये इजीली हट जाएगा। ये इजीली हटेगा तो वी आर एबल टू राइट दैट कि भाई ये थोड़ा ज्यादा एसिडिक है इससे, तो इसका Ka वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए इससे, तो पीके वैल्यू इसकी कम होनी चाहिए इससे। क्वेश्चन नंबर 12, A2 बता दो भाई, A2 में कोई डाउट है तो। A3 का 11 पूछना है कोई, पहले A2 पूछना। A2 में कोई डाउट है? अभी A1 का 19 भी आ रहा है, सोते सोते बिल्कुल ना, सुबह सुबह। ऑर्डर ऑफ इनोलिक कंटेंट, तो ABC तो क्लास में बताया हुआ है, क्योंकि उसमें ये सारा पार्ट अपन ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। ए वाले का 7% इनोलिक कंटेंट होता है, बी वाले का क्लास में पढ़ा हुआ है अपन ने, और सी वाले का इट विल बी अराउंड 90%, और बी वाले का इट इज अराउंड 75% के आसपास। तो अपन ने क्लास में सबके इनोलिक परसेंटेज लिखे हुए हैं, और डी वाला तो टॉटोमराइज होगा नहीं क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक बना रहा है रिंग, इसलिए डी वाला तो सबसे कम होगा। तो और सबसे ज्यादा सी वाला होगा, तो सी वाला सबसे ज्यादा और डी वाला सबसे कम। यू कैन फाइंड आउट द ऑर्डर। वो इसलिए क्योंकि इनोल बनने के बाद जो रिंग में मतलब वो बनेगा, डबल बॉन्ड्स बनेंगे, तो वो डबल बॉन्ड क्या होंगे, कॉन्जुगेशन में। ये डबल बॉन्ड सारे के सारे कॉन्जुगेशन में होगा, तो इसलिए उसकी स्टेबिलिटी सबसे, इनोल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो अब बता सकते हैं भाई परसेंटेज ऑफ इनोल फॉर्म। अगर कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा ज्यादा डाउट लगता है तो आप उसका थ्योरी निकाल के देखो कि सर ने हमको थ्योरी में क्या बताया था इसमें, फिर थ्योरी के बेसिस पे सॉल्व करके देखो, अपना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर A2 में कोई डाउट नहीं, तो A3 पे चलते हैं। A2 में अगर कोई डाउट नहीं है तो A3 का 11th पूछा है मुझसे, तो A3 का 4, 15, 11 अब तक, तो पहले मैं 4 ही कर लेता हूं A3 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस आइसोमर, ठीक है भाई, तो पहला वाला सिस है, दूसरा वाला सिस है, आप उसमें ऐसे डबल बॉन्ड देख लो दूसरे वाले में, तो इधर ना हाइड्रोजन बना के देख लो दूसरे वाले में, राइट ना, वी आर गिवन लाइक दिस ना, ऐसे गिवन है अपन को, तो ये सिस हो गया। थर्ड वाले में इट इज ट्रांस, क्योंकि एक हाइड्रोजन आप ऐसे बनाओगे ना उसमें जो गिवन है अपन को, तो ये तो अपन ने क्लास में भी डिस्कस किया कि भाई अगर ऐसे है
तो ये ट्रांस हो जाएगा। और फोर्थ वाला तो ना उसका सिस होता है ना ट्रांस होता है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग में डबल बॉन्ड है तो सिस ट्रांस शो नहीं कर सकता। 15th वाले की अगर अपन बात करेंगे, which of the following is the lowest molecular weight hydrocarbon with which is chiral? Lowest molecular weight hydrocarbon which is chiral। अच्छा ठीक है, तो पहले तो अपन देखेंगे कि भाई इनके स्ट्रक्चर बना के अपन कायरल कंपाउंड चेक कर लें। तो इनमें से कौन से में लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट है एंड दे विल बी कायरल, तो अपन चेक कर लेते हैं भाई। पहला वाला है साइक्लोहेक्स, दैट इज मिथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ये तो हो गया हेक्सेन और ये हो गया 3 मिथाइल। इज द लोएस्ट मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन एंड इज कायरल। 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन हो गया, ये तो नहीं होगा। दूसरा हो जाएगा दिस इज ए, तो ये तो कायरल नहीं है। बी की बात कर लेते हैं अपन, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। तो लो भाई अपन ने पेंटेन लिखा और 2 और 4 पे डाइमिथाइल, इसमें भी ये वाला पार्ट नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, देयर इज नो कायरल सेंटर। सी की बात करते हैं, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन। 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन का मतलब ऐसे हो गया, इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसलिए ये भी आंसर। तो डी की बात करते हैं, 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन। तो अपन लिखेंगे भाई 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, ये हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, इसमें भी नहीं है। तो फिर अपन लिखेंगे, इसमें फिर लिखें क्या, इसमें तो कुछ है ही नहीं फिर। इसमें तो आंसर ही नहीं है सर। ए वाले में है ना 3 मिथाइल हेक्सेन ना, तो 1 2 3 4 5 6 ये तो हो गया हेक्सेन मेरा। तो मैंने गलत स्ट्रक्चर बनाया क्या, चलो फिर से देखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो इधर बनाऊंगा सी, तो इधर हो गया H, इधर हो गया 3 कार्बन, इधर हो गया 2 कार्बन, इधर हो गया H और इधर हो गया 1 कार्बन एटम। ये आंसर हो गया। अब अपन लिखेंगे 19th वाला, 15th के बाद 19th, तो A1 का 19 था, बताया तो A1 का 19 अभी। ये A3 का 15th वाला भी बता दिया। अब बताओ भाई A3 का 11th भी बताना है। 9 10 11 ठीक है। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कंपाउंड इज, ठीक है बना देते हैं भाई। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना है, ये लो बना दिया। 6 कार्बन एटम है ना, तो अपन कहेंगे एक बार सभी को नीचे बना। तो ये रिंग वाले कंपाउंड में आप ध्यान रखा करो ऐसा है, ऐसे अपन ने एक बार सभी को, ClBr आई है, इधर आई है और उधर आई Br है, एक बार सबको नीचे बना, ऐसे बना। अब एक बार अपन क्या करेंगे, एक बार सबको ऐसे बना लेते हैं भाई, एक बार Cl बना देते हैं, Cl को ऊपर करते हैं और इन दोनों को नीचे करते हैं Br और I। तो अपन कहेंगे एक बार फिर अपन ऐसे बना लेते हैं, एक बार अपन ना Br को ऊपर कर लेते हैं और Cl को ऐसे और I को, और एक बार अपन ऐसे बना देते हैं जिसमें I ऊपर होगा और ये नीचे, बस यही बनेंगे भाई। तो एक ये पूरा सेज है सभी में, इसमें Cl के रिस्पेक्ट में ट्रांस हो गए इन दोनों के साथ, इसमें Br के रिस्पेक्ट में ट्रांस हो गए और इसमें I के रिस्पेक्ट में ट्रांस हो गए। अपन ने सारे आइसोमर बना लिए, कोई छोटा नहीं है, तो ये सारे के सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए। कितने हो गए अपने पास, 4 हो गए, बस यही बनेंगे, सारे बना दिए, ठीक है ना। तो ये 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आ गए। और अगर देखा जाए तो सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो अपन स्टीरियो बना सकते हैं सबको। तो अगर स्टीरियो पूछते तो मैं इसको 8 के अलावा और कोई बनाता, तो मैं कहता कोई ऐसे ही बना लेते हैं। मान लो एक बार Cl और Br एक ही तरफ और I को ऐसे, तो अपन कहेंगे ये और ये आइडेंटिकल। वो क्यों, हाँ तो I एक तरफ है और BrCl एक ही तरफ होंगे, किसी एक तरफ। हाँ तो किसी एक तरफ में BrCl एक तरफ है और I एक तरफ है, मतलब दिस एंड दिस इज आइडेंटिकल, वो अलग नहीं बनाना।
ये है उसमें। सो वी गॉट द आंसर। मतलब अगर ये 4 ज्योमेट्रिकल होंगे और चारों के चारों ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो अगर पूछते हैं आपकी ऑप्टिकली एक्टिव तो 8 बता देता। टीपीपी नंबर 4, A4 का 2। A4 का क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहे हैं। बाइफिनाइल स्पीसीज हैविंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ तो ठीक है ना, अपन क्या करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री में ये है, तो फर्स्ट वाले में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आपने कहा था अगर एक ही रिंग के पास दोनों ग्रुप सेम हो जाएं तो उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। ये लो होगी। अगर एक ही रिंग के पास दोनों ग्रुप अगर सेम अटैच्ड है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। इसमें भी सेम थे, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही होगा। ये एक ही रिंग के पास अगर ऑर्थो पोजीशन पे दोनों ग्रुप सेम हो जाएं तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। दूसरे वाले में अब उनमें से कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जिनमें एक ही रिंग के पास दोनों ग्रुप सेम हो। बाइफिनाइल्स में एक ही कंडीशन होती है जिसमें वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, सेम रिंग के पास सेम ग्रुप अटैच, एक ही रिंग में दोनों सेम ग्रुप अटैच। अभी A4 में और कोई डाउट? A4 का 6, 10, 15, 18। पहले मैं 6 बता देता हूं। 6 वाले में गिवन है कन्वर्ट द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इनटू वेज टेस्ट। ठीक है, RS कैलकुलेट कर लो। पहले वाले का क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 1 2 3। इट इज एस। आपको ये कन्वर्ट करना था किसमें? फिशर प्रोजेक्शन को RS कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करना है तो कर लो। ये लो 6 वाले में ये F है, ये COH है, ये OH है और यहाँ पर गिवन है CH3। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। लोएस्ट पैरेंटिक ग्रुप ऑलरेडी क्या है? अवे फ्रॉम द व्यूअर, तो सेम हो गया एस आइसोमर। अब जो यहाँ पर अपन को कंपाउंड गिवन है इनमें से एस आइसोमर काउंट कर लेते हैं कौन सा है, वही आपका आंसर है। चलो चेक कर लेते हैं, इसमें कहीं CH3 वेज या डैश पे गिवन है? हाँ लास्ट वाले में गिवन है, तो पहले उसी का चेक कर देते हैं क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं करने पड़ेंगे अपन को। सो 1 2 3 आ रहा है, अब चेंज करने पड़ेंगे तो ए से ही चेंज करना शुरू कर देते हैं अपन, 1 से ही चेंज करना शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे अपन, इधर ऊपर COH गिवन है, इधर कार्बन है, इधर आपने लिखा हुआ है क्या? फ्लोरीन। ये फ्लोरीन है और ये क्या है? OH है। और यहाँ पर क्या था? CH3 था। तो अपन को पता है इवन नंबर ऑफ टाइम चेंज कर लेते हैं। CH3 मुझसे अवे होना चाहिए, तो ये F हो गया। ये लो कैलकुलेट कर, अब ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। S ये वाला आंसर है। दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरे वाले में मुझे गिवन है दैट इज कार्बन और फिर इधर CH3 गिवन है और उसके बाद अपन को F इधर गिवन है और इधर क्या गिवन है अपन को? OH और इधर क्या गिवन है अपन को? COH। ठीक है, तो इसको हटाता हूं और इधर पहले CH3 लाता हूं क्योंकि वो अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए। इसको हटाता हूं और इसको यहां लाता हूं। चलो कैलकुलेट करें। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे गिवन है आइडेंटिफाई द कायरल कंपाउंड। हाँ तो कोई ऐसा कंपाउंड चूज करो ना, उसने ऑप्टिकल एक्टिविटी थोड़ी पूछी तुमसे। उसने पूछा है कि एक ऐसा कंपाउंड जिसमें चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, ऐसा कार्बन ढूंढना है या ऐसा एटम ढूंढना है जिसमें चारों डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो, तो अपन उसे कायरल बोलते हैं। ठीक, तो अपन क्या करेंगे, पहले वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव है, उसमें कायरल एक्सेस है, आइडेंटिफाई द कायरल कंपाउंड। तो पहला वाला तो हो गई क्योंकि इसमें तो कायरल एक्सेस है ही, दूसरा वाला भी है, थर्ड वाला भी है, तो उसमें तो सारे ही है। 10th वाले में क्या प्रॉब्लम है?
फर्स्ट ऑप्शन में डाउट था, कैसे हो रहा है? इट्स एलिन ना, एलिन में तो हो ही जाएगा। The terminal ends are at in the different plane ना, ये दोनों और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, so there cannot be the plane of symmetry। हाँ सर। 10th के बाद 15th पूछा है, तो 15th वाला भी कर देते हैं। ये लो भाई, 15th में क्या है, which of the following amines is chiral। अमाइंस में इन्वर्जन इफेक्ट पढ़ा अपन ने, अम्ब्रेला इफेक्ट, और वो तभी रुकता है जब नाइट्रोजन किसमें प्रेजेंट हो, आइदर इट इज अ पार्ट ऑफ साइक्लिक रिंग, या फिर आप उसको एसिडिक मीडियम में नाइट्रोजन का लोन पेयर डिस्ट्रॉय कर दो, तो इन्वर्जन रुक जाएगा। पहला वाला नहीं रुकेगा, सेकंड वाला नाइट्रोजन में लोन पेयर ही नहीं है, वो तो डिलोकलाइजेशन में ही चला गया, तो वो तो sp3 ही नहीं है, इट विल बिकम प्लेनर sp2 नाइट्रोजन। थर्ड वाला नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है, और फोर्थ वाला लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन। ये थर्ड वाले में भी इट विल बी कॉन्जुगेशन, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिंग के पार्ट होने की वजह से अपन थोड़ा उसको बोल सकते हैं व्हाई इट इज सो, बिकॉज अगर अपन इसको ऐसे लिखें, ये ऐसे डबल बॉन्ड है, और इसको अगर अपन ऐसे लिखें तो इसमें एक CH3 भी होगा, तो इसमें इन्वर्जन नहीं हो पाएगा, तो अपन इसको कायरल सेंटर बोल सकते हैं। मेरे ख्याल से डिलोकलाइजेशन में तो ये भी जाएगा, तो इसको भी, क्योंकि कॉन्जुगेशन में है ना, हाँ मेरे इसमें कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन में तो ये भी जाएगा। अगर ये भी कॉन्जुगेशन में जाएगा, लेकिन बस ये है कि इसमें थोड़ा सा रिंग का पार्ट होने की वजह से डिलोकलाइजेशन थोड़ा कम हो रिलेटिवली, लेकिन मैं इसको भी आंसर नहीं बताता। इट इज अ पार्ट ऑफ रिंग, इसीलिए इसमें इन्वर्जन नहीं होगा, इस डबल बॉन्ड को यहां होना चाहिए, तो अपन कहते हैं इन्वर्जन, देन इट विल बी करेक्ट। अगर कॉन्जुगेशन में होगा तो ये तो sp3 ही नहीं होगा ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो पोजीशन डिफरेंट है, बट द बेस्ट आंसर उधर 3 ही हो सकता है, क्योंकि पहला वाला तो एलिफेटिक था, दूसरा वाला तो एनिलीन है, उसमें लोन पेयर है ही नहीं, और नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, फोर्थ वाले में भी नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, लेकिन एक ही नाइट्रोजन ऐसा है जो रिंग का पार्ट है और उसमें सारे डिफरेंट ग्रुप दिख रहे हैं, इसके अपन बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18th वाले में गिवन है मुझे RS कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। 18th वाले में पूरा या कोई एक स्पेसिफिक चाहिए तुमको? सो उसमें A का 6th पार्ट। A का 6th वाला पार्ट, ठीक है, तो RS कॉन्फ़िगरेशन अपन कैलकुलेट कर देते हैं। तो इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन अपन को ऐसे गिवन है ना, इसमें तो ये लो भाई, और इसमें आपने क्या लिखा हुआ है CH3, तो 1 2 3 इधर है, और इधर क्या लिखा हुआ है CH3। अब हमें क्या फर्क पड़ता है, तो 1 2 लिखो, इसमें कार्बन 1 वो बोल रहा है कि कार्बन ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, हमें कार्बन 1 और 3 पे कैलकुलेट करके बताना, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, इसका ये हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन इज ऑलरेडी अवे फ्रॉम द व्यूअर, कैलकुलेट कर देते हैं, ये कार्बन 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर से ये कार्बन है तो इधर भी CH2 है, लेकिन इस कार्बन से CH3 अटैच है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये लो भाई हो गया। क्या प्रॉब्लम था इसमें? हमसे कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी थोड़ी पूछी, हमसे तो RS कॉन्फ़िगरेशन पूछा, बता दिया, 1 पे R है, 3 पे S। अब बताओ, TPP नंबर 5 में कोई डाउट है? TPP नंबर 5 में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, सारे बन गए, काफी अच्छा है फिर तो, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं करना एग्जाम में। TPP नंबर 5 का 6 and 15, पहले मैं 6 बता देता हूँ, 6 भी है और 15 भी है, ठीक है। 6 वाले में मोस्ट स्टेबल आइसोमर्स ऑफ द 1,2 डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन,
1,2 डाइमिथाइल ना, तो 1,2 डाइमिथाइल में द पोजीशंस आर दिस साइक्लोहेक्सेन, दो ही पोजीशन हो सकते हैं, शेयर फॉर्म है तो दो ही पोजीशन है, एक तो मैं इधर लिख सकता हूं या फिर मैं इधर लिख सकता हूं, इधर हाइड्रोजन होगा इधर हाइड्रोजन होगा, दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, इधर CH3 इधर CH3 इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, ये दोनों ही ट्रांस हैं, इसमें एक्सियल हाइड्रोजन का इंटरेक्शन होगा और इसमें दोनों ही बाहर की तरफ है, इसलिए कोई इंटरेक्शन नहीं होगा इस रिंग से, दिस इज मोर स्टेबल, मतलब ये भी ट्रांस था, दोनों एक्सियल दोनों इक्वेटोरियल भी ट्रांस है, लेकिन ट्रांस वाले जो बल्कि ग्रुप है वो बाहर की तरफ होंगे, इससे कोई इंटरेक्शन नहीं होगा उसका, वो ज्यादा स्टेबल, मतलब अपन को आंसर 3 बता देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 भी है, 15 में मुझे गिवन है दैट इज हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड आर पॉसिबल एंड हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है भाई, पहले अपन ये चेक कर ले, क्योंकि ऑप्टिकली स्टीरियोआइसोमर्स में तो मैं डबल बॉन्ड को भी काउंट करूंगा, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी अपन देखते हैं क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कितने हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें इधर तो इसमें कोई कायरल सेंटर है नहीं क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए को भूल जाते हैं अपन, लेकिन इसमें अपन को ऐसे क्यों बनेगा, ये डबल बॉन्ड है, ये रिंग है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी ऐसे क्यों बने, अच्छा दोनों डबल बॉन्ड। अब अपन कहेंगे भाई इसमें ना ऐसे क्यों बने मुझे, इधर डबल बॉन्ड है इधर हुआ, तो अपन क्या करेंगे, एक कायरल सेंटर तो ये हो गया भाई और एक स्टीरियो सेंटर ये हो गया, मतलब अगर नंबर ऑफ आइसोमर पूछोगे, क्योंकि बाकी सब जगह तो कुछ हो नहीं सकता, कायरल सेंटर है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि भाई ये दोनों है तो इधर RS हो सकता है और इधर सिजर ट्रांस हो सकता है, तो उसी के बेसिस पे बना लेते हैं, 4 बन गए। कौन कौन से, तो बताएंगे सिज R ऐसे बना देंगे, इधर सिजर R सिजर S ट्रांसेंड R और ट्रांसेंड S, यही सारे के सारे बन जाएंगे और सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि ये और ये आपस में मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि इधर ट्रांस है इधर ट्रांस है, तो वो मिरर इमेज कैसे बन सकता है, क्योंकि वो तो मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है, तो मिरर इमेज तो तब बनते हैं ना जब सिमेट्री होती है, तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो जितने बनेंगे वो सारे के सारे दो स्टीरियो सेंटर है 2 to the power of n, सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव, जब सिमेट्री होती है तो अपन चेक करते हैं। अब बताओ भाई, A5 हो गया, A6 नहीं दिया ही नहीं था, 5 ही दिए थे। नेक्स्ट होमवर्क, इसके नेक्स्ट 5 DPPs होंगे, अभी एग्जाम भी है संडे को, ये बिल्कुल रिवाइज कर डालो और मेंस पैटर्न का ही टेस्ट है, तो ये सारे के सारे आप रिवाइज कर डालो अप टू DPP नंबर, वेट करना है, मुझे लगता है अप टू DPP नंबर, ये कौन सा DPP आया, 7 ना, अप टू DPP नंबर 6, एक DPP तो करना ही करना है अपन को, क्योंकि उसमें आइसोमरिज्म है, तो DPP नंबर 6 कर लेना, उसमें आइसोमरिज्म है, बाकी मतलब उसमें ORM 3 शुरू हो गया, ठीक है। सो अभी अपन आज इतना ही पढ़ते हैं, कल अपन सॉलिड स्टेट की बारी होगी, तो कल अपन सॉलिड स्टेट को कर लेंगे और उसके बाद सॉलिड स्टेट में एक्सरसाइज 1 कंप्लीट बोला था ना मैंने, सॉलिड स्टेट में कितना होमवर्क बोला था, F सेक्शन तक बोला था तक, तो अब अपन सॉलिड स्टेट में DPP नंबर 6 करना है और सॉलिड स्टेट कंप्लीट एक्सरसाइज 1, सॉलिड स्टेट अपना खत्म हो गया था, कल मैंने 2 पेजेस भेजे थे, ठीक है, कल हमने 2 पेजेस भेजे थे, उन पेजेस को अच्छे से कॉपी में लिखना, क्योंकि रटने वाला जो भी पार्ट आएगा उसी से आएगा बस, ठीक है। तो चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, कल सॉलिड स्टेट देखेंगे एक्सरसाइज 1 और उसके बाद पढ़ेंगे, तो दैट इज ऑल, ओके वेलकम।